नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है एक्शन में राजा। क्या है इरादा? तो क्या है इरादा, इसको समझने के लिए पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद फिर डिबेट की। मध्य प्रदेश की सियासत में फिर से गूंज रहा है एक जाना पहचाना नाम, दिग्विजय सिंह। कभी प्रदेश के ताकतवर सीएम रह चुके दिग्गी राजा इन दिनों सड़क से संसद तक हमलावर हैं। बाबा रामदेव पर एफआईआर की मांग हो या फिर प्रधानमंत्री मोदी के पंचर वाले बयान पर तीखा हमला, दिग्विजय सिंह हर मुद्दे पर खुलकर मैदान में हैं। जो पंचर जोड़ रहा है, कभी जाके पूछ लीजिए कितने हिंदू है कितने मुसलमान है, केवल मुसलमानों को टारगेट। ये नरेंद्र मोदी जी बुनियादी रूप से इस देश के अल्पसंख्यक समुदाय की विचारधारा के खिलाफ है, गांधी जी के खिलाफ है, गांधी जी की विचारधारा के खिलाफ है। और मेरा जो आरोप है, मोदी जी आप नाथूराम गोडसे की विचारधारा के हैं और आप गांधी जी की विचारधारा के कतई नहीं। बीते कुछ दिनों से दिग्विजय सिंह लगातार सुर्खियों में हैं। उन्होंने गुना हिंसा और मुर्शिदाबाद दंगे पर भी बीजेपी और संघ को सीधे कटघरे में खड़ा किया। भद्दे भद्दे नारे लगाए जाते हैं, पत्थरबाजी होती है, कौन फेंकता है कुछ पता नहीं पड़ पाता है और दंगा हो जाता है। और फिर सुनियोजित ढंग से टारगेट करके एक समुदाय के लोगों को के खिलाफ मुकदमे दायर किए जाते हैं और उनको परेशान किया जाता है, पूरे को जेल से बंद करके उनकी जमानतें भी नहीं हो पाती। दिग्विजय सिंह की बयानबाजी पर बीजेपी भी पलटवार करने में पीछे नहीं है। मियां दिग्विजय सिंह जी, वो गाने नहीं होते, वो भजन होते हैं। पर आप तुष्टीकरण की राजनीति में इतने आगे बढ़ गए कि आपको भगवान के भजन भी आपत्तिजनक लगने लगे। वैसे मियां दिग्गी की ये आदत पहले से है। गानों पर तो आपने सवाल खड़े कर दिए कि राम जी के गाने बज रहे थे, वो आपको सवाल, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उनसे आपको आपत्ति हो गई। इसका मतलब दिग्विजय सिंह जी, कभी आप मुसलमानों से सवाल नहीं करोगे कि पत्थर कहां से आए, पेट्रोल पंप कहां से आए, तलवार कहां से आए, हथगोले कहां से आए, आग लगाने का सामान कहां से आए। आप हिंदुस्तान में रह भली रहे, नाम भली आपका दिग्विजय सिंह है, पर आप पाकिस्तान के ISI एजेंट के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से दिग्विजय सिंह की जमीनी सक्रियता भी बढ़ी है। जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी के करीबियों में गिने जाने वाले दिग्विजय सिंह को कांग्रेस आने वाले चुनाव में कोई बड़ी रणनीतिक जिम्मेदारी दे सकती है। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस फिर से दिग्गी राजा के अनुभव और आक्रामक शैली को संगठनात्मक या चुनावी स्तर पर भुनाने की तैयारी कर रही है। देखा आपने, दिग्विजय सिंह फिर एक्शन में हैं और इस बार काफ़ी लंबा वक्त उनको लगा है। और दिग्विजय सिंह जब बोलते हैं तो जाहिर तौर पर वो कुछ ऐसा बोलते हैं जो राष्ट्रीय सुर्खी का भी सबब बनता है और बीजेपी की बाँछें भी खिल जाती हैं, क्योंकि वो ये मानते हैं कि दिग्विजय सिंह के बयान से उनको फ़ायदा होता है। अब क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या गणित है, चुनावी गणित है, सियासी गणित है, ये तो वक्त बताएगा। पहले देख लेते हैं बंसल न्यूज़ के सवाल। दिग्विजय सिंह की बयानबाजी से कांग्रेस को फ़ायदा होगा या नुकसान? ये बड़ा अहम सवाल है। क्या दिग्विजय सिंह को फ्रंट फुट पर लाकर कांग्रेस कोई बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है? और तीसरा सवाल है, क्या दिग्गी राजा बीजेपी के खिलाफ असरदार हथियार बन सकते हैं? ये तीन सवाल हैं। मुलाकात करते हैं मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, स्पोक्स पर्सन सुदेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करता हूँ सुदेश जी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और बीजेपी के सीनियर लीडर और सीनियर वरिष्ठ विधायक आशीष जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। शैलेंद्र जी, दिग्विजय सिंह जी के लिए जैसा हमने कहा कि जब वो बोलते हैं तो बीजेपी की भी बाँछें खिल जाती हैं कि उन्हें लगता है कि कोई मुद्दा मिलेगा। दिग्विजय सिंह जी लेकिन जिस तरह से बोल रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है कि उनसे कहा गया है, ऐसा लग रहा है कि केंद्रीय जो पार्टी का आला कमान है वो ये चाहता है कि इन मसलों पर पोलराइजेशन की जो कोशिशें हो रही हैं उसमें कांग्रेस भी क्यों पीछे रहे। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आपने, ये लाइन जो पकड़ी है कि इस बार उनको कहा गया है, लगता है जिस तरह से वो आक्रामक हैं,
जिस मुद्दे पर। और देखिए, दिग्विजय सिंह से ज़्यादा मुफीद चेहरा कोई नहीं हो सकता। जैसे वक्फ का बिल है, अल्पसंख्यकों से जुड़ा हुआ सीधा मसला है। एक तो दिग्विजय सिंह की जो छवि है अल्पसंख्यकों में, वो बड़ी विश्वसनीय है, क्योंकि वो एकमात्र नेता ऐसे हैं कांग्रेस के जिनका कभी ढुलमुल रवैया नहीं रहा है। बड़ी स्पष्ट नीति रही है शुरू से। आरएसएस के खिलाफ वो हमेशा से सख्त रहे हैं और कभी वो इधर उधर बात नहीं करते, जो नीति है उस पर चलते हैं। तो एक वजह तो वो हो गई कि विश्वसनीय है। और दूसरा, आपने देखा होगा शरद जी, कुछ मुद्दों पर, हिंदुत्व के मुद्दों पर कांग्रेस आजकल डिफेंसिव नहीं होती है, वो उल्टे ऑफेंसिव होती है। तो ऐसे में भी दिग्विजय सिंह से बेहतर कोई चेहरा नहीं हो सकता, क्योंकि उनका नॉलेज, उनकी आक्रामकता और जो उनकी शैली है, और सबसे बड़ी बात फिर मैं कहूँगा उनकी जो विश्वसनीयता अल्पसंख्यक वर्ग में है। तो ये 3-4 चीज़ें उनको बड़ी शूट करती हैं। तो और बीजेपी से उनका रिश्ता, आरएसएस से उनका रिश्ता तो सभी जानते ही हैं कि एक बड़ा पेचीदा उनका रिश्ता है। बीजेपी भी उनको एंजॉय करती है, वो भी बीजेपी को एंजॉय करते हैं, और बीजेपी को भी मौका मिलता। तो ये बयानबाजी बड़ी दिलचस्प स्थिति में पहुंच जाती है। अब आपने पिछले 3-4 दिनों से देखा होगा, जब वक्फ पर बहस हुई और उनका राज्यसभा में बयान आया और उसके बाद गद्दार के पोस्टर लगे, तो उसके बाद ये बयानबाजी तेज हुई है। और आप 2 दिन से देखिए कि हर मसले पर बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी वो निशाना साध रहे हैं, और वो ऐसा चेहरा है कि नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कुछ काउंटर करते हैं तो ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि वो उनकी बड़ी शख्सियत रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, मुझे लगता है, डेलिबरेटली उनको आगे कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये राहुल जी के बयान से थोड़ा मैच नहीं करता है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ब्राह्मण और अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी, मुस्लिम, इन पर फोकस किया, एससी पर फोकस किया, और ओबीसी हमारे हाथ से छिटक गया। तो समझ नहीं आता कि ये कांग्रेस की अंदरूनी उलझन है या दिग्विजय सिंह जी को इस समय मोर्चे पर इसलिए उतारा गया है कि कांग्रेस का कोई भी नेता, क्योंकि वक्फ बोर्ड पर खुद राहुल गांधी से जिस तरह के एक प्रबल विरोध की या एक रैशनल दलीलों की उम्मीद थी, उनके प्रशंसक ऐसा मानते हैं कि वो पूरी नहीं हुई। आशीष जी, किस तरह देखते हैं आप? दिग्विजय सिंह जी फिर बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड पर बोल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर पर बोल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के समर्थन में बोल रहे हैं, कैसे देखते हैं आप? मैं ऐसा मानता हूं, जिन्होंने दिग्विजय सिंह जी का एक मुख्यमंत्री के रूप में मध्य प्रदेश का कार्यकाल देखा है, वो अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब उनके कामों के प्रति, उनकी सरकार के प्रति लोगों का विश्वास समाप्त हो गया, तब उनके वचनों की विश्वसनीयता कम होना उसी दिन से शुरू हो गई थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के कांग्रेस के एक समय में सबसे ताकतवर नेता थे। मध्य प्रदेश में 2 बार उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हिंदू आतंकवाद और हिंदू समाज को टारगेट करके जब उन्होंने बयान देना प्रारंभ किए, आतंकवादियों का महिमा मंडन किया, और कहीं न कहीं ऐसा परिलक्षित हुआ उनके बयानों से, उनके व्यवहार से, कि भारत की जो दुश्मन ताकतें हैं, कहीं न कहीं उनके बयानों के कारण उनको फायदा हो रहा है। तब समाज ने एक तरह से उनके नेतृत्व को न सिर्फ नकारना शुरू किया, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी उनके बयानों की विश्वसनीयता समाप्त हुई। दिग्विजय सिंह चर्चा में बने रहने के लिए कई बार बयान देते हैं इस तरह के। मुझे आज भी ऐसा ही लगता है कि इनके ताजा तरीन जो बयान है वो उनके मुस्लिम प्रेम से प्रेरित है, और कहीं न कहीं भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, उनके प्रति उनका जो पूर्वाग्रह है, या संघ परिवार या हिंदू संगठनों के प्रति उनके मन में जो विरोध के भाव है, वो उनके भाषणों से प्रकट होते हैं। केवल अपना महत्व कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में, मध्य प्रदेश के संदर्भ में वो बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह विभिन्न मुद्दों पर बयान दे रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि एक आम मतदाता में एक आम नागरिक उनके बयानों को कतई गंभीरता से नहीं। जी स्वदेश जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, सच बात यह है, माननीय दिग्विजय सिंह जी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो सत्य, निष्ठा और मैं समझता हूँ संवेदनशीलता से कभी हटे नहीं है। वो जैसे 2003 में उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार नहीं बनी तो मैं 10 साल तक किसी पद पर कोई काम नहीं करूँगा। उन्होंने उस वचन को निभाया, 10 साल कोई पद नहीं लिया, कोई जवाबदारी नहीं ली, लेकिन जैसे ही 10 साल पूरे हुए तो उन्होंने मध्य प्रदेश में मां नर्मदा की परिक्रमा की। ये साबित करती है इस बात को कि वो कितने घनिष्ठ और कितने आत्मीयता से वो उन्होंने सनातन को आत्मसात किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के कोई भी एक नेता बता दीजिए जिसने पद यात्रा मां नर्मदा की हो, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी लंबी पद यात्रा की होगी। रहा सवाल मुद्दों का, तो माननीय दिग्विजय सिंह जी ऐसे व्यक्ति हैं
कि मध्य प्रदेश के किसी ब्लॉक की बात कर लो, हर ब्लॉक में उनको व्यक्तिगत जानने वाला व्यक्ति जिसको वो नाम से पुकारेंगे वही एक ऐसे नेता है, ना भाजपा में कोई दूसरा है, वो मैं नहीं समझता हूँ किसी और दल में भी होगा कि जो दिग्विजय सिंह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो दिग्विजय सिंह जी ये भी समझते हैं कि यहाँ कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे कल था अम्बेडकर जयंती थी, कल अम्बेडकर जयंती पे हमारे दलित भाई लोग रैली निकाल रहे थे, मुरैना में दबंग लोग आते हैं, भाजपा के समर्थक लोग आते हैं, उनको गोलियों से भून डालते हैं, अब आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? जैन मुनियों पर हमला होता है, आवाज़ क्यों नहीं उठाएंगे? रामदेव बाबा की बात करें तो रामदेव बाबा को बाबा ना कह के रामदेव यादव जी उद्योगपति कहना चाहिए, क्योंकि वो खुद ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट का, चाहे वो कोरोना का काल हो, उस काल में भी उन्होंने देश को नहीं छोड़ा कभी। और वो भाजपा का पक्ष इसलिए करते हैं ताकि उनका जो सल्तनत बनाई है वो यथावत बनी रहे और ईडी, सीबीआई और IT की रेट उनके यहाँ न पड़ पाए। कुल मिलाकर के माननीय दिग्विजय सिंह जी ऐसे खरास होना है जो सच बोलते हैं, अंजाम कुछ भी हो, कुर्सी पाना उनका लक्ष्य नहीं है, जनता की आवाज़ उठाना उनका लक्ष्य है, और वो लक्ष्य पूरा इस देता है हमें संविधान और हमें लोकतंत्र। उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो हर आवाज़ को उठाते हैं। अब भाजपा इसमें कुछ भी ढूंढ ले, वो भाजपा का अपना विषय हो सकता है। रामेश्वर शर्मा जी को भी मैं सुन रहा था, विधायक जी को, विधायक बनने से पहले व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूं तो माननीय दिग्विजय सिंह जी के पैर छूके मदद तक मांगने जाते थे। आज वो उनको जैसे ही दिग्विजय सिंह जी की बात आती है सबसे पहले पत्रकारों को बुला के एक बयान देते हैं। विश्वास सारंग जी, मैं उनकी भी बात करूंगा। तो कुल मिला के व्यक्ति को ये सोचना चाहिए। अभी मैं शरद जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, आपने एक भाजपा के मंत्री का इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या बोला कि दिग्विजय पार्टी जैसी भी हो पर दिग्विजय सिंह जी बहुत ही राजा व्यक्ति है, बहुत अच्छे व्यक्ति है। मैं सुन रहा था करण सिंह वर्मा की बात, करण सिंह वर्मा जी। तो लोगों को ऐसा होना चाहिए कि पार्टी भेदों में मतलब नहीं रखना चाहिए। सच बात यह है कि लोगों को जो अच्छे व्यक्ति है, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, वो किसी भी दल के हों। जी शैलेंद्र जी, सवाल ये भी है कि दिग्विजय सिंह जी के जो बयान है वो बयान बीजेपी अपने पक्ष में क्यों देखती है? चाहे वो हिंदुत्व के मसले को लेकर हो, RSS पर हमला हो, या तमाम जो बिंदु, उनमें ऐसा क्या वो ढूंढ पाती है बीजेपी कि उसको लगता है कि ये दिग्विजय सिंह की ये सेइंग, उनका ये कहना हमारे पक्ष में ही जाएगा? देखिए बिल्कुल बड़ा स्पष्ट बोलते हैं वो तो और जो उनकी छवि अभी से नहीं बहुत दिनों से बना दी गई कि प्रो मुस्लिम की, तो वो बीजेपी को लगता है कि उनके फेवर में जाएगी। और कुछ बयान है उनके बहुत पुराने, चाहे फिर ओसामा जी को जी बोलना हो, ओसामा बिन लादेन को, और दूसरे बयान है। तो एक पूरी जो उनकी हिस्ट्री रही है, पूरा उनका जो शख्सियत रही है, उसको बीजेपी एक तरह से भुनाती है। और दिग्विजय सिंह जो है वो अपनी लाइन पर स्पष्ट चलते हैं, तो इसलिए बीजेपी को मौका भी लगता है कि दिग्विजय सिंह जी अपनी शैली पर ही चलते हैं। बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब जम्मू कश्मीर में यात्रा थी तो वो कुछ बोलने वाले थे, जयराम रमेश एकदम लपक कर पहुंचे, बिल्कुल, और उन्होंने कहा नहीं आप नहीं बोलेंगे इस पर। क्या अभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि दिग्विजय सिंह जी को लग रहा है कि पूरी कांग्रेस चुप है, मुझे बोलना चाहिए, और फिर कुछ दिनों में फिर ये मैसेज आ जाए पार्टी की तरफ से कि साहब आप थोड़ा सा पीछे रहिए, आप क्यों बोल रहे हैं इन सारे विषयों पर, इससे तो बीजेपी को फायदा पहुंच रहा है? जी देखिए, ये कई बार कांग्रेस उनके बयानों से किनारा कर चुकी है, लेकिन अब जैसा कि मैं पहले बोल रहा था, कांग्रेस ने कुछ शैली बदली है, और इसलिए वो शायद दिग्विजय सिंह को आगे करके रखे, अल्पसंख्यकों के मामले में हो चाहे हिंदुत्व के मुद्दे पे हो, वो एग्रेसिव है। और दिग्विजय सिंह एक ऐसा चेहरा है कि ये बातें कहने के लिए वो एक बढ़िया माध्यम हो सकते हैं। और जहाँ तक बात है, देखिए जब वो राहुल गांधी से संबंधित कोई चीज़ हो तब तो पार्टी जरूर रोकती है उनको, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं, और दिग्विजय सिंह ने ये बात तय है कि अपनी शैली बिल्कुल भी नहीं बदली है, और यही वजह है कि उनकी विश्वसनीयता अल्पसंख्यक वर्ग में बनी हुई है। तो ये इसका फ़ायदा जरूर कांग्रेस उठाना चाहेगी, और बीजेपी को लगता है कि ये मौके वो देते रहते हैं। लेकिन देखिए अब जो भी दिग्विजय सिंह के बारे में जो छवि है और बीजेपी जो मुद्दे ढूंढते रहती है, ये बड़ा दिलचस्प कुल मिला के बन जाता है। अब इसका असर जनता पे कितना होता है, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आपको याद होगा कि जब मुंबई अटैक हुआ था, टेरर अटैक, तब भी हेमंत करकरे जी को लेकर, जो दिवंगत और शहादत की बलिवेदी पर जिन्होंने प्राणों की आहुति दी, ऐसे IPS ऑफिसर को लेकर उनका बयान बहुत चर्चा में रहा था। उन्होंने कहा मेरे पास प्रमाण है कि उन्होंने मुझसे पहले बात की, और इसके अलावा भी कई अन्य मसलों पर उनकी बातें, मोहन शर्मा का एनकाउंटर था जी, बाटला हाउस को लेकर उनकी जो बात थी। आशीष जी क्या कहेंगे? जी, मैं ऐसा मानता हूं, जैसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी की विश्वसनीयता है कि उन्होंने कहा था कि अगर
सरकार नहीं आती है मध्य प्रदेश में तो मैं 10 साल तक कोई पद नहीं दूंगा। उनको अनुभव था इस बात का कि हम जो काम करके आए उसके कारण 10 साल तो क्या अगले 15-20 साल तक सरकार कांग्रेस की मध्य प्रदेश में नहीं आना है, इसलिए उन्होंने घोषणा की थी। दिग्विजय सिंह अपने बयानों का कारण उनको जो प्रसिद्धि मिलती है वो अलग चीज है, लेकिन वो भी समझ चुके हैं कि जनता और पार्टी में उनके बयानों की ज्यादा विश्वसनीयता नहीं बची है। इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो कांग्रेस के अंदर आज भी ये जताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वमान्य नेता मैं हूं। कांग्रेस में जिस तरह की खींचतान चल रही है, प्रदेश अध्यक्ष एक तरफ संगठन को खींच रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष एक तरफ संगठन को खींच रहे हैं, और कहीं ना कहीं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे जो वरिष्ठ नेता है वो अपने आप को हाशिए पर महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज के समय में मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, और मीडिया में जब हम इस तरह के बयान देते हैं तो स्वाभाविक है उस पर क्रिया और प्रतिक्रिया तुरंत होती है। मैं ऐसा मानता हूं दिग्विजय सिंह जी ने जितने भी शब्द मध्य प्रदेश और संघ और आरएसएस को, बजरंग दल इनको लेकर खड़े थे, जनता ने उनका जवाब उनको दिया है। अगर उनको बोलना चाहिए तो बंगाल की हिंसा पर बोलना चाहिए, किस तरह मुस्लिम बाहुल्य जिलों में हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं, ऐसे मामलों पर नहीं बोलते। उनकी नजर में जितने भी मुस्लिम लोग हैं वो सब निर्दोष हैं। आतंकवाद फैलाने वाले, मारने वाले, दंगा भड़काने वाले सब हिंदू ही लोग हैं। जिस व्यक्ति की यह सोच जब हो जाए तो फिर उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। इसलिए मैं फिर यही कह रहा हूँ, उनके बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। सूर्य जी, आप कुछ कहना विचार? आशीष भाई, सच बात यह है कि जो आप बोल रहे हो ऐसे लग रहा था जैसे कोई दोस्ताचार बोल रहा हो। माननीय दिग्विजय सिंह जी ऐसी शख्सियत है कि जो कहते हैं वो निश्चित रूप से उसको करते ही करते हैं, और वो हर व्यक्ति की आवाज़ उठाते हैं। आपने जैसे कहा मुसलमानों से इनका प्रेम है, तो आप ये कह दीजिए आपको नफरत है क्या मुसलमानों से? अगर है तो हाँ का हाँ या ना में बोल दीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ। मुझे मेरी बात एक बात तो प्रेम हमें पूरे देश से है। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये तरह तरह के फूल इकट्ठे होकर के इकट्ठे हुए उस गुलदस्ते का नाम भारत है। हम भारत के हर नागरिक से प्रेम करते हैं, हर धर्म हर जाति। हम ऐसा नहीं करते कि जो अल्पसंख्यक है उन पर हमला हो रहा है वो हमलावर आज तक बना रहे हैं। हम ऐसा नहीं करते कि विधायक का बेटा महाकाल में जाके वहां शांति भंग करता है, विधायक का बेटा भाजपा में विधायक का बेटा देवास में जाके माँ जब सो रही है 2 बजे रात को 10 वाहनों से जाके ध्वस्त करता है, पुजारियों के साथ मारपीट करता है। जब हम लोग FIR दर्ज की, वरना आपने तो एक फैसला ले लिया था कि भाजपा के विधायक के लड़के को बचाना है, उसके दोस्तों को लपेटना है ताकि सबका मुंह बंद हो जाए। लेकिन ये लोकतंत्र है हुजूर, इसमें आवाज जब उठती है तो दूर तक जाती है। चलिए शैलेंद्र जी, एक सवाल और जो मेरे जहन में बहुत इम्पोर्टेंट आता है कि दिग्विजय सिंह जी की क्षमताओं पर किसी को संदेह नहीं है। निश्चित तौर पर, कम से कम मध्य प्रदेश में तो किसी को नहीं है। बतौर जर्नलिस्ट हम लोगों ने भी उनको करीब से देखा है, और बीजेपी कांग्रेस के नेता अभी करण सिंह वर्मा जी तो उनकी तारीफ करके गए ही, लेकिन पार्टी को क्या उनकी क्षमताओं पर विश्वास है? जब भी कोई बड़ी जिम्मेदारी की बात आती है तो हम देखते हैं कि दिग्विजय सिंह जी किनारे हो जाते हैं, वो किनारे चले जाते हैं। ठीक है, उन्होंने 10 साल पद न लेने की बात कही थी, लेकिन जब आप 70 पार सिद्धारमैया जी को चुन लेते हैं, यहाँ कमलनाथ जी को चुन लेते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी को आप बिल्कुल ना ऑर्गेनाइजेशनल अफेयर्स में कहीं कोई मौका देते हैं। पार्टी का ये कैसा अजीब सा रिश्ता है? बिल्कुल सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी से, प्रियंका जी से कैसा अजीब सा रिश्ता है? 2 कदम आगे बढ़ते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं। जी, दिग्विजय सिंह मेरे ख्याल से पूरे देश में एकमात्र ऐसे नेता है जो अब सियासत को एंजॉय कर रहे हैं, हम कह सकते हैं। उन पर कोई दबाव नहीं है, कोई चाहत उनमें नज़र नहीं आती किसी पद के प्रति, और जो उनकी शैली है जो निकल कर आती है वो शायद इसी वजह से है कि उन्होंने सब पा लिया है। उनका उनका जो रुझान दिखता है या जो उनकी स्टाइल है सियासत की, अब वो कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है यही वजह है कि उनके बयानों में कभी वो सावधानी नहीं बरतते। और जहाँ तक कांग्रेस और उनका रिश्ता है तो वो भी उम्मीद नहीं करते हैं कि कांग्रेस उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी, और कांग्रेस भी उनको उस तरह से नहीं देखती है कि कोई जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन उनका उपयोग है, क्योंकि बड़े बेहतरीन चेहरे रहे हैं वो एक समय में, और आज भी हैं। मेरे ख्याल से इस एज में इतने स्वस्थ नेता और जिस तरह से वो मूव करते हैं सोसाइटी में, और जो उनका नेटवर्क है, तो ये कुल मिला के दिग्विजय सिंह को एक अलग शख्सियत बनाता है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, जो कि हम पहले बात कर रहे थे कि बीजेपी उनमें क्यों उम्मीद देखती है अपने लिए, क्योंकि उनके साथ जो 10 साल का उनका जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री 1993 से 2003 तक का, तो उसकी याद दिलाती रहती है बीजेपी। 2003 में खासतौर पर प्रदेश में जो हालात थे, उनको बंटाढार की उपाधि से नवाजा गया बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी ऐसे उनका इस्तेमाल करती, क्योंकि उसके बाद तो कांग्रेस का कोई ऐसी रिजीम नहीं आई
कमलनाथ जरूर 1.5 साल के लिए आए। तो वो तुलना जो शिवराज सिंह से होती रही दिग्विजय सिंह की, और अभी भी दिग्विजय सिंह को जरूर मंच पे ले आते हैं मिस्टर वन टडार के, तो बीजेपी इस तरह से उनका इस्तेमाल करती। और कांग्रेस और उनका रिश्ता भी बड़ा अजीब है, जैसा कि आप कह रहे थे, और वही मैं कह रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह को अब कुछ पाने की चाहत मुझे लगता है नहीं है, और इसलिए उनका एक स्टाइल ऐसा निकल कर आता है। जी, तभी शायद कई बार पार्टी को उनको रोकना पड़ता है कि अब मत बोलिए, इस पर आप राय मत दीजिए। आशीष जी, दिग्विजय सिंह जी निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी पर भी अपना इस मायने में, क्योंकि राजनीति अपनी जगह है, आज आप जो दायित्व निभा रहे हैं और आज जो स्वदेश जी दायित्व निभा रहे हैं, वहाँ आप एक दूसरे की नीतियों के और कई बार नेताओं के भी, उनकी कार्यशैली के भी आलोचक होते हैं। लेकिन जैसा आपने भी कहा कि आपकी जनरेशन भी वो जनरेशन है जिसने दिग्विजय सिंह जी के सितारे को बुलंद देखा है, और आपने ये भी देखा है कि सुंदरलाल पटवा जी से, कैलाश जोशी जी से, बाबूलाल गौर जी से दिग्विजय सिंह जी के कैसे संबंध थे। शायद ही कोई 2-3 महीने में ऐसा घटनाक्रम होता था जब वो कैलाश जोशी जी के घर ना जाएं या सुंदरलाल पटवा जी के घर ना जाएं, और मुख्यमंत्री रहते मेरे ख्याल से ये कारनामा करने वाले वो देश के अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने भाजपा की पूरी कार्य समिति को ही मुख्यमंत्री निवास भोज पर आमंत्रित कर लिया था, जिसमें तमाम बड़े दिग्गज नेता, आडवाणी जी, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी, वाजपेयी जी, तमाम लोग पहुंचे थे। जी देखिए, राजनीतिक शिष्टाचार दिग्विजय सिंह जी में हो सकता है, चुनाव का मैनेजमेंट भी, वो कहते थे चुनाव कैसे जीते जाते हैं, मगर विकास के ये सब भी लोगों ने देखा। लेकिन इन सब के बाद भी जब व्यक्ति समाज की जो मूल भावनाएं रहती है उनके विपरीत अगर जाकर बयान देता है, आचरण करता है, तो कहीं ना कहीं वही समाज उसको नकार देता है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द गढ़ने का काम जब जिस दिन दिग्विजय सिंह जी ने किया, उसी दिन से मैं ऐसा मानता हूं कि उनका राजनीतिक पतन की शुरुआत हो गई। क्योंकि आप एक पूरे धर्म को, एक पूरी समाज को किसी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि अब वो जितने भी बयान दे रहे हैं, उनको ना तो उनकी पार्टी में कोई गंभीरता से लेता है, ना ही जनता गंभीरता से लेती है। निसंदेह वो मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में उनके पास नेता होंगे, उनके पास टीम होगी, लेकिन टीम के नेता होने के नाते उनके बयान और उनके जो, जिसे हम कह सकें कि जो उनका आचरण है, कहीं ना कहीं वो स्वीकार्य समाज के द्वारा नहीं हो पा रहा। जी स्वदेश जी, कंक्लूडिंग जी, और इसी कारण सच बात ये है कि कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जी अलग अलग नहीं है। उन कांग्रेस में उनका महत्व है, उनकी ज़रूरत है, उनकी आवश्यकता है, इसीलिए किसी भी परवाह किए बिना उनको राज्यसभा भेजा था, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि उनकी आवश्यकता है कांग्रेस को। और रहा सवाल इस बात का कि दिग्विजय सिंह जी से आप क्या फ़ायदा लेते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, आपसे बार बार कहता हूँ, माननीय दिग्विजय सिंह जी एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी शख्सियत है जो सत्य के साथ चलते हैं और सत्य से भटकते नहीं है कभी भी। और बताऊँ आपको, बयानों का फायदा आप उठाइए, आप कोशिश कीजिए, आप नाकाम साबित होंगे, और जमीन पर जो काम माननीय दिग्विजय सिंह जी करते हैं उन्होंने ये कहा था कि उसका फायदा आने वाले 2028 में आपको यदि आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, आप किस वरिष्ठ को पूछ रहे हैं, किसको नहीं पूछ रहे हैं। चलिए, लेकिन ये ज़रूर लगता है कि एक पीढ़ी बीजेपी में रही, जो वरिष्ठ पीढ़ी थी, जो दिग्विजय सिंह जी को बेहतर समझती भी रही, लेकिन जो पीढ़ी उमा भारती जी और उनके बाद मध्य प्रदेश में आई, उस पीढ़ी में भी लोग दिग्विजय सिंह जी के व्यक्तित्व और उनके कामकाज को समझते हैं। लेकिन शिवराज जी, नरेंद्र सिंह तोमर जी, कैलाश जी के बाद की जो पीढ़ी है, वो दिग्विजय सिंह जी को याद रखती है उनके 2003 के समाप्त हुए कार्यकाल से, और वो दिग्विजय सिंह को याद रखती है अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए उनके बयान से, और वो ये मानती है कि दिग्विजय सिंह हमेशा एक ऐसा मुद्दा देते हैं बीजेपी को जिस पर बीजेपी लीड करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये बीजेपी जाने, लेकिन सही है, वक्त बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो बहुत सारी चीज़ें भी बदल जाती हैं। और दिग्विजय सिंह जी खुद कहते हैं ये बात कि मैं अपनी पार्टी में भी एक पंचिंग बैग की तरह कई बार इस्तेमाल किया जाता हूं, कि कहीं भी कोई ठीकरा फोड़ना होता है तो लोग दिग्विजय सिंह जी का नाम लेकर सामने आ जाते हैं। जैसा शैलेंद्र जी कह रहे थे, ये उनकी साफ गोई भी है, और शायद राजनीति का आनंद उठाने की अपनी शैली भी है कि खुद अपने बारे में, मैंने भी 25-30 वर्ष के पत्रकारिता के जीवन में ऐसे राजनेता कम देखे जो अपने ही बारे में, अपनी ही पार्टी में इस तरह की टिप्पणी करते हों। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का।